घुस जाता है, जबकि बेडरूम सबसे प्राइवेसी की जगह होती है। तो ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं फिजिकली और मेंटली, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका जो चंद्रमा है वो किस नक्षत्र के अंदर पड़ता है। मान लीजिए अगर किसी का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में पड़ता है, चलो इसी को ले लेते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। बाकी तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूं इसको, तो इसको यूट्यूब पे डाल ही दूंगा मैं। एक मिनट हो रहा है। तो केतु आपका हो गया जन्म, उसको जन्म बोलते हैं, मतलब फर्स्ट हाउस, पहला घर। तो जन्म का मतलब भी आप कुछ ना कुछ नया करने के लिए आए हैं। अब जब भी आपकी केतु की दशा आएगी, उस दशा में वो आपसे कुछ ना कुछ नया करवाएगा, अगर आपका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। वो नया चंद्रमा जो है वो पैसे का कारक है, फूड का कारक है, आपके मन की शांति का कारक है। तो उस मामले में आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा वो। या तो आप अपने फूड हैबिट्स चेंज कर लोगे, या अपने पीस ऑफ माइंड को बढ़ाने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, या घर चेंज कर सकते हैं, या कोई ना कोई रिसोर्स के बारे में सोच सकते हैं, या आपको कोई ना कोई ऑफर मिल सकती है, ये अगर चंद्रमा है। तो केतु के बाद आता है शुक्र। शुक्र हो गया आपका संपत। संपत मतलब जब शुक्र की दशा या अंतरदशा आपको आएगी, तो वो आपको हैप्पी मूड के अंदर रखेगी, आपके लिंक जो है बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों से बनाएगी, और खाना पीना आपको अच्छा हो सकता है, कोई ना कोई रिसोर्स का आपका सिस्टम बन सकता है। इसको आप साथ ही साथ जो जन्म का नक्षत्र आपका लगन का, उसमें भी ले सकते हो। मान लीजिए जैसे मैं केतु को ले लेता हूँ, केतु आपका मून का नक्षत्र है, केतु आपका जन्म का नक्षत्र है। तो जब केतु का नक्षत्र दशा आपको आएगी, दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, या प्रत्यंतर दशा आती है, उस समय फिजिकली आप कुछ ना कुछ नया एक्शन करते हो अपनी बॉडी को लेकर के लिए। जब चंद्रमा केतु में है तो वो आपको फिजिकली मतलब मेंटली आपसे कुछ ना कुछ नया करवाएगा, फूड हैबिट चेंज करा दे। और मेरे को आइडिया है कि आपको सिग्निफिकेशंस के बारे में पता ही होगा, नहीं पता तो इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो वो जब संपत्ति की दशा आती है तो आप रिसोर्स के लिए काम करते हैं, फिजिकली फैमिली के लिए काम करते हैं। और जब उसके बाद तीसरी जो दशा आती है उसको बोलते हैं विपत। विपत का मतलब होता है मुश्किल। अब अगर आप देखिए, अगर आपके चार्ट में तीसरी दशा चलती है जब भी, तो तीसरी दशा में आपको मुश्किलें आनी शुरू होंगी। अगर वो मून है तो फिर आपको मेंटली आएंगी, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपको मून की, जहां पर वो ग्रह जाके बैठा वो दशा वाला, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेंटली आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा। और अगर लगन लोड से तीसरी दशा चलती है तो आपको फिजिकली हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। व्हाई? दिस आंसर इज व्हाई, बिकॉज द थर्ड हाउस जो है आपका वो 4th से 12वां घर है। 4th हाउस आपके घर का है, आपके पीस ऑफ माइंड का है, वो जगह जहां पर आप अपने आप को फिजिकली आरामदायक महसूस करते हो। तो जब तीसरी दशा शुरू होगी, मतलब चौथे से 12वीं दशा, जो चौथे से 12वां है उसका निगेशन है, उसका खर्चा है, तो उस समय आपको उस घर से बाहर निकालेगा वो। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है, इसको आप चेक भी कर सकते हो, कि अगर किसी की शादी होनी होती है तो वो विपत दशा में होती है, या अंतरदशा विपत की चल रही होगी, या प्रत्यंतर दशा विपत की चल रही होगी, मतलब तीसरी तीसरी दशा। तो जैसे केतु को हमने लिया है तो केतु से तीसरी दशा होगी सूर्य की दशा, केतु शुक्र और सन। तो सूर्य की इन्वॉल्वमेंट आपकी शादी में जरूर कहीं ना कहीं रहेगी, अगर केतु के नक्षत्र में आपका जन्म नक्षत्र है या मूल नक्षत्र। विपत इसलिए क्योंकि शादी से पहले इंसान खुश रहता है और शादी के बाद उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तीसरा घर
मतलब आपकी शादी का भाग्य भी है। जब शादी आपकी होती है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। पहले आप आराम से काम कर रहे थे, आपको था भी चलो खाना मिल गया खा लिया, नहीं तो बाहर खा लेंगे। जब घर में बीवी आ जाती है तो फिर खाना भी बनाना, बीवी की फरमाइशों को पूरा भी करना, घूमने जाना, ये करना वो करना, तो बेसिकली उसको विपत्ति की दशा बोला गया है। विपत्ति, विपत्ति आने वाली है आपके ऊपर। उसके बाद जो फोर्थ दशा आती है वो उसको बोलते हैं क्षेम। चौथी दशा जब भी आपको आएगी वो आपको फिजिकली या मेंटली एक अच्छे माहौल के अंदर रखेगी, उसका दायित्व है। इट डजेंट मैटर कि वो ग्रह कौन सा है, अगर वो ग्रह जो है वो बेनिफिट है तो वो अपने हिसाब से आपको कंफर्टेबल जोन में रखेगा, या स्टार्टिंग में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको कंफर्टेबल जोन में ले जाएगा। घर का आपने घर बनाना हो, गाड़ी लेनी हो, तो ये फोर्थ दशा अच्छा काम करती है उस मामले में। मतलब उसका दायित्व भी ये उसको मिला कि वो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। इसको और कैसे देखते हैं मैं आपको वो भी आगे बताऊंगा, इसको कंप्लीट कर लेता हूं। उसके बाद आती है प्रत्यरी। प्रत्यरी विपत्ति तो आपके लिए विपत्ति लेके आई थी, प्रत्यरी ये थोड़ी मुश्किलें क्रिएट करती है और आपके लिए। क्यों? ताकि आपको ज्ञान हो जाए कि कौन आपका अपना है, कौन आपका बगाना है, मतलब पराया है। अपनों और बेगानों की पहचान कराती है प्रत्यरी दशा। ये दशा वैसे अच्छी नहीं होती, लेकिन इस दशा के बाद आदमी को समझ आ जाती, दुनियादारी का पता लग जाता है उसको कि दुनियादारी चलती कैसे है। उसके बाद आती है साधक दशा, छठा हाउस। तो साधक मतलब साधना, हार्ड वर्क, कंपटीशन। जो भी पहले, चलो आजकल का तो माहौल हो रहा है, जो पहले लोग थे हमारे जो साधना करते थे वो सिक्स हाउस में जाके साधना करनी है। सिक्स हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट 12वां घर पड़ता है, वो विश्वास है। तो आदमी को विश्वास होता है तभी वो साधना करता है। तो इस ये जो आपकी दशा सिक्स दशा आती है, सिक्स दशा जो होती है, ये जितना भी तप आपने अब तक लाइफ में किया है, क्योंकि जब भी चाहे किसी भी ग्रह को आप ले लो, छठी दशा आती है तो आपकी एज काफी हो जाती है, तो आदमी को पता लग जाता है, फिर वो अपने आगे के लिए सोचता है कि भैया अब मेरे को आगे क्या करना है, अपनी आगे की लाइफ के बारे में क्या सोचना है। तो बेसिकली ये आपके लिए अच्छी जाती है साधना के मामले में। तो यहाँ पर कंपटीशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपकी आधी से ज्यादा उम्र निकल चुकी होती है। उसके बाद आती है सातवीं दशा नैधन। तो सातवीं दशा तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जिसका नाम ही नैधन है। नैधन मतलब आपका जाने का समय। और आजकल की उम्र तो वही 60-65 के आसपास एवरेज रह गई है, इस दौरान आदमी निकल जाता है। तो नैधन की दशा मतलब इसमें आपको अपनी जो इच्छाएं हैं, कई लोगों की शादी टूट जाती है, एक चला जाता है, एक रह जाता है। अकेलापन, मतलब नैधन का मतलब अकेलापन है। क्योंकि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपकी जिंदगी सातवें घर से है, सातवें घर तक ही है। उसके बाद आप आठवें घर में जाना नहीं चाहते तो वहीं से आपका रिवर्स हो जाता है। तो सातवां घर वैसे भी आप देखोगे तो लगन के ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो तो आप सातवां घर हो मेरा, मैं फर्स्ट हाउस हूँ। तो इस तरह से सातवें घर का जरूर आप देख लो। आप बेशक आप फीमेल हो या मेल हो, आपके अपनी पत्नी या पति से विचार बहुत कम मिलते होंगे, किसी ना किसी बात को लेकर के इशू रहेगा। कोई एक लोग होते हैं चलो जिनका अपनी पत्नी से या पति से बहुत अच्छा तालमेल रहता है, वो डिपेंड करता है कि ग्रहों की दशा कैसी है, ग्रह कैसे है उसके ऊपर। तो आठवां और जो नौवां ये मित्र होते हैं, हमेशा मित्र होते हैं लगन के। मतलब आप जब इनकी दशा तो पहली का तो पूछता ही कोई नहीं है, तो जब पहुंच जाता है तो फिर यहाँ पर उनको वो हेल्प करते हैं, जितनी हेल्प वो कर सकते हैं किसी भी वे में, चाहे वो मैलेफिक है चाहे वो आ, दूसरा ग्रह है, अच्छा ग्रह है। इस तरीके से ये दशा चलती है। अब आपको देखना क्या है, मान लीजिए आपका, मैंने बोला था केतु का चंद्र लगन है और केतु का ही चंद्र नक्षत्र है, तो केतु से थर्ड में पड़ेगा सूर्य।
यानी कि आपके लिए मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? अब सूर्य जो है वो फादर है, सूर्य जो है वो गवर्नमेंट है, सूर्य जो है आपके बच्चे का मतलब फिफ्थ हाउस आपके बच्चे। तो फिफ्थ हाउस आपका रोमांस भी है, आपकी नॉलेज भी है। हो सकता है आपको इतनी एक्सेस नॉलेज हो कि वो नॉलेज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाए और लोग आपका पीछे न छोड़े, भैया मेरे को ये हेल्प कर दो, मेरे को वो हेल्प कर दो, मेरे को ऐसा कर दो, मेरे को वैसा कर दो, और आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो सूर्य से जुड़े जितने भी लोग होंगे वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तीसरी दशा में, पांचवी दशा में सूर्य का ही घर है, तो जो भी लोड, जैसे सूर्य के बाद आएगा चंद्रमा और आएगा मंगल। अब मंगल क्या होता है? भाई। मंगल की दशा में भाई से संबंधित, दोस्तों से संबंधित, लैंड से संबंधित इशू होगा आपको, आपके कजन जो होते हैं उनसे संबंधित इशू हो सकता है, या जिन घरों को मंगल आपके चार्ट में ओन करता है वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं इन द दशा ऑफ मार्स। तो ऐसे आपने इसको देखना है। जब भी आपकी कोई ऐसी अच्छी दशा चल रही है, मान लो आपकी संपत्ति की दशा चल रही है और संपत्ति की दशा में विपत्ति की दशा आ गई, तो पैसा तो आपको देगा वो, और देगा उसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है आपने कोई बिजनेस शुरू किया, संपत्ति की दशा चल रही है, आपका बिजनेस चल गया, आपने माल भेज दिया, ऊपर से विपत्ति की दशा आ गई, आपको पैसा नहीं मिल रहा। उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कोई सख्त एक्शन लेने पड़ सकते हैं, या उसको बार बार आना जाना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, संपत्ति और विपत्ति। अब दोनों में जैसे, अब जरूरी तो नहीं है कि दोनों आपका लगन भी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका जो लगन का नक्षत्र है वो भी केतु का हो, या मून का नक्षत्र वो भी केतु का हो। डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं। तो जब मान लीजिए किसी का जो जन्म का नक्षत्र है वो बृहस्पति का है, और किसी का चंद्र का नक्षत्र जो है वो है शुक्र का, ठीक है। अब इन दोनों केस में अगर आप देखोगे तो चंद्रमा जो है वो विपत्ति बन जाता है, वो प्रत्यरी भी बन जाता है, या प्रत्यरी या नैधन बनेगा। बृहस्पति से चंद्रमा बनेगा नैधन, ठीक है। तो इसका मतलब चंद्रमा आपका पैसा, आपकी मदर, आपका घर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आपको पीस ऑफ माइंड के लिए भागना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा आपको, आपका दिमाग कभी शांति नहीं रहेगा। बेसिकली चंद्रमा जो है पीस ऑफ माइंड का कारक होता है, कि आपके दिमाग में कितना पीस है, आप कितने पीस में रह सकते हो। तो चंद्रमा की दशा के अंदर ही आपको प्रॉब्लम आएगी, या चंद्रमा की अंतरदशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा आ जाए, कुछ आ जाए, पैसे को लेकर के कैश फ्लो हो सकता है आपका डिस्टर्ब रहे। इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सा चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, या कोई मदरली फिगर लेडी का कारक है। जैसे आपकी मदर हो गई, और आपकी सास भी आपकी मदर के समान ही है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर ये दोनों में से चंद्रमा निकल के आया। तो इससे आप ये देख सकते हो कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपके लिए मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उस ग्रह से संबंधित आप तो या तो आप उपाय कर सकते हैं, या आपको पता कि भैया इससे छुटकारा मेरा होना ही नहीं है। तो जो आपको मेंटली प्रॉब्लम होती है या फिजिकली प्रॉब्लम होती है, तो आपको पता है कि भैया इसको मैनेज कैसे करना है। मान लीजिए किसी का मंगल ही बन के आ गया, मंगल अब भाई होता है। अब आप अपने भाई को तो बोल नहीं सकते भाई मेरे घर पे मत आया कर, मेरे को फोन मत किया कर। आपको पता है कि आपके भाई का फोन आ गया, आपके घर में आ गया, तो आप अपने आप को उस हिसाब से सेटल डाउन कर सकते हो कि भैया आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो ना, क्योंकि अभी आपको पता है कि मेरा भाई मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। वो कुछ भी नहीं करेगा, कोई ना कोई बात ऐसी हो जाएगी कि आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। समटाइम क्या होता है कि जैसे घर में आपकी मैरिड है, तो आपका भाई आ गया उस वजह से प्रॉब्लम होती है, आपका साला आ गया उस वजह से प्रॉब्लम होती है, अभी ये क्या करने आया है, ये क्यों आया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है हमारे साथ। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो। आपने कोई शुद्ध शुभ कार्य करना है, कोई शुभ काम करना है, वो आप देख सकते हो कि जैसे आपका मान लो मंगल ही निकल के आ गया, प्रत्ययरी निकल के आ गया, या विपद निकल के आ गया, या नैधन निकल के आ गया, तो मंगलवार को वो काम जो आपने करना है, कोई शुभ काम है, वो मंगलवार को मत करे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो दोनों तरफ से।
अभी सूर्य देखो, अभी सिग्निफिकेशन अगर आपको नहीं पता, तो सूर्य जो है वो गवर्नमेंट का कारक है, फादर का कारक है, आपके रोमांस का कारक है, आपके बच्चों का कारक है, 4। और मून जो है आपके मदर का कारक है, आपके जो लिक्विड कैश है उसका कारक है, फूड का कारक है। तो अगर मून आपका प्रत्ययी बन के आ गया तो हो सकता है आपको कोई ऐसा फूड खाने से एलर्जी हो सकती है, या कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी मून की वजह से हो सकती है। प्रॉपर्टी का कारक मून है, गाड़ी का कारक मून है। तो जब आपकी मून की दशा चल रही हो, या आपको पता कि आपका मून खराब है, तो सोमवार को गाड़ी मत ले। अगर गाड़ी लेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है किसी भी तरह की। मंगल जो है, मंगल आपके भाई का कारक है, मंगल आपके फ्रेंड्स का कारक है, मंगल आपके कजन्स का कारक है, मंगल आपके पड़ोसियों का कारक है। तो अगर आपको पता कि आपका मंगल ठीक नहीं है, तो भैया अपने जो भाई से या आपके पड़ोसियों से बच के रहिए जितना रह सकते हैं। मंगल खराब होगा तो आपके घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी करने वाली जगह होगी उसको लेकर धक्का मुक्की होती होगी, ये मेरे घर के मेरे सामने गाड़ी मत खड़ी करो, अपने घर के सामने करो। जबकि आपके पास गाड़ी है ही नहीं, आपकी जगह खाली स्पेयर पड़ी है, तो उसने खाली खड़ी कर भी दी तो क्या फर्क है। लेकिन मंगल का काम है प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो वो करेगा। उसके बाद आता है बुध। बुध आपकी कम्युनिकेशन का कारक है, बुध आपके डॉक्यूमेंट्स का कारक है, आपकी एजुकेशन का कारक है, पड़ोसियों का कारक है, तो बहनों भाई छोटे भाई बहनों का कारक है। बुध अगर बन गया आपका विपत में आ गया, प्रत्ययी में आ गया, या नैदन में आ गया, तो ये आपको इन सब चीजों से संबंधित इश्यू क्रिएट करेगा, खास करके बुधवार वाले दिन। जो अगर चलो आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा नहीं आ रही, सूक्ष्म दशा आ सकती है, प्राण दशा आ सकती है, नहीं तो उस दिन जो दिन आपके लिए खराब है, मान लीजिए आपका मंगल प्रत्ययी है तो मंगल हो गया, मंगल के बाद आ गया आपका राहु और बृहस्पति आ गया, तो वीरवार प्रत्ययी वीरवार को कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कोई काम करने जाएंगे या कोई खुशी मना रहे हैं, खुशी के दौरान आपके साथ कोई ना कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है, कोई ना कोई खबर ऐसी मिल सकती है, कोई ने किसी ने रंग में भंग डाल दिया। गुरु के बाद आ गया शनि, शनि के बाद आ गया बुध, बुध आपका नैदन बन गया। तो बिजनेस का कोई भी डील करना आपको बुधवार को आप बचाओ, उसको अवॉइड करें, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के चीटिंग हो सकती है। बुध के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति आपके नॉलेज है, आपके गुरु, आपके फादर, आपका बॉस, 9th हाउस, आपकी हायर नॉलेज। ठीक है, बृहस्पति तो ये हो गया। हाँ ये, या फिर जैसे आप कोई धार्मिक ट्रैवल करते हैं तो वो भी बृहस्पति 9th हाउस ही है। उस दौरान आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, आपने टिकट बुक करा ली, जब आप स्टेशन पे गए पता आपकी टिकट बुक ही नहीं हुई, आप वेटिंग के अंदर ही आपकी टिकट है, वैसे आपको कंफर्मेशन का आ गया। ऐसी कुछ चीजें बृहस्पति क्रिएट कर सकता है। शुक्र तो सीधा सीधा आपकी बीवी, आपका पैसा, आपका पार्टनर। और उसके बाद शनि आपके नौकर चाकर हैं, आपको आपका जो नर्वस सिस्टम है वो शनि है, कर्म जो डेली का कर्म आपका वो शनि है। बेसिकली काम वाली बाई जिसकी आजकल सबको बड़ी दरकार रहती है वो शनि है। अगर शनि है आपका विपत में, प्रत्ययी में या नैदन में आता, तो आप देख लो आपकी काम वाली बाई आपको परेशान करती होगी किसी ना किसी वे में। राहु में तो राहु को आप ले लो, राहु आपका ससुराल जो है वो राहु है। केतु में शिष्य आ जाते हैं, सारे आपके जितने भी शिष्य हैं वो केतु है। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो, आप देख सकते हो नवतारा चक्र। कोई पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, ये पहली बार मैंने ये कुछ ऐसा आज आपने जो जानकारी दी, पहली बार मैंने इससे परिचित हुआ हूँ। इसको देखना हो कुंडली में,
कि कौन सा वो थर्ड प्लेस वाला नाम सही में अभी मेरे को याद नहीं रहता है आपने मैं जो आपको बोला। बताता हूँ, आप मेरे को आपका मूल नक्षत्र बता सकते हैं? ओके, एक मिनट। सो लग्न का नक्षत्र बताना है, एम आई करेक्ट? लगन का भी बता दीजिए और मून का भी बता दीजिए। आपका तो चलो ओके, लग्न का गुरु है। विशाखा एंड नक्षत्र का। हाँ बरोबर है। एंड चंद्र का भी गुरु है, बिकॉज मेरे लग्न में ही चंद्र बैठा हुआ है। हाँ, फिर आपका प्रिय। आपका डबल हो गया, फिर आपका डबल हो गया। ठीक है। तो अभी गुरु हम्म। आपके लिए सप्तम हो गया, और जन्म हो गया। हम्म। जब भी गुरु की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, एट दैट टाइम आप कुछ ना कुछ नया करोगे। हम्म। राइट। पर वो जो नया हम्म। आप करोगे, वो आपको एट दैट टाइम आपके लिए अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा यार मैं कहाँ हम्म। फंस गया। राइट। हम्म। बट हम्म। कमिंग टाइम, जैसे जैसे वो टाइम निकलेगा, देन यू विल फील यार वो अच्छा हो गया। वाई? हम्म। क्योंकि फर्स्ट हाउस, जन्म तारा जो है वो फर्स्ट हाउस है। कोई हम्म। इंसान जब पैदा होता है तो बड़ी मुश्किल के बाद पैदा होता है, 9 महीने माँ के पेट में रहता है, अंधेरे घर में रहता है। देन वो हम्म। बाहर निकलता है तो उसको पता ही नहीं होता कि मेरे को मतलब भूख लगी है, खाना है। या बच्चा रो रहा है, हमको पता नहीं क्यों रो रहा है, उसको भूख लगी है या उसको कोई इश्यू है या क्या क्रिएट है। तो दैट टाइम उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। हम्म। जब वो 1 साल का हो जाता है, देन उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है कि यार ये लेडी मेरे आसपास रहती है, इसका मतलब मेरा इसके हम्म। साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। राइट। हम्म। वो उसको हम्म। फीडिंग करती है, जो उसका देखभाल करती है, जो भी करती है। तो सेकंड हाउस में हम्म। पहुंच गया वो। हम्म। तो आपके केस में बृहस्पति हो गया अच्छा। ठीक है। हम्म। शनि भी अच्छा फल देगा आपको। शनि संपत्ति में आता है। संपत्ति में मतलब शनि आपको पैसा देने के, जब भी शनि की दशा अंतर दशा आएगी, तो आपको कहीं ना कहीं हम्म। से पैसा दे करके जाएगी, या कोई ना कोई हम्म। रिसोर्स का, आपका रिसोर्स का वो क्या कहते हैं, एक जरिया बना हम्म। देगी, रिसोर्स का जरिया। हम्म। अब शनि के बाद आ गया बुध। हम्म। अब बुध को आप ले सकते हो कि आपके जो छोटे भाई बहन है, बहन बुआ बेटी, बुध आती है। आपके पड़ोसी हम्म। बुध आते हैं, आपके कलीग्स बुध आते हैं। तो ये हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। हम्म। आपने इसको अगर क्या बोलते हैं उसको, डीपली अगर इसको आपने ऑब्जर्व करना हो, तो लुक एट द वेडनेसडे, जब आपका बुधवार का दिन कैसा जाता है। हम्म। राइट। हम्म। आपको आइडिया मिल जाएगा बुधवार का दिन कैसा जाता है। जैसे बृहस्पति का जन्म है, तो आपने कोई अच्छा काम करना हो तो आप बृहस्पति वाले दिन कर सकते हो। हम्म। शनिवार जो है, वो शनिवार आपके लिए पैसे के लिए अच्छा है। कोई पैसे का मतलब पैसे से रिलेटेड कोई आपने काम करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ करना है, आप शनिवार को कर सकते हो, वो पैसे देके जाएगा आपको। हम्म। राइट। तो बुध इज थर्ड वन, केतु इज फोर्थ वन। हम्म। ठीक है। तो केतु हम्म। का मतलब संपत्ति, केतु संपत्ति है। तो केतु जो है वो जन्म, संपत्ति, प्रत्ययी और क्षेम। केतु क्षेम के अंदर है। क्षेम का मतलब उसने आपको कंफर्टेबल जोन में रखना, कि ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। राइट। जैसे अभी आपका केतु का दशा चल रहा, तो आप देख सकते हो कि आप या तो अकेले हो गए होगे, या आपका जो कनेक्शन बाहर के लोगों से कट गया होगा, या कोई ना कोई आपको काम ही ऐसा मिल गया, भैया आप अकेले बैठ के घर पे ही काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट मीन्स कि वो आपको एक क्षेम मतलब अच्छे स्थान में रखना चाहता है, ताकि आपको कोई बाहर के लोग आके डिस्टर्ब ना कर सके। अब केतु के अंदर जब बुध की दशा आएगी, देन उसके अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई ना कोई आपको फोन करके, कोई आपका रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, आप समझ गए मेरी बात को, कोई ट्रैवल करना पड़े आपको, वहां पर इंटरेक्शन करे। केतु तो आपको रखेगा, लेकिन बुध बुध का जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना है। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा? ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग ट्रैवल। आप किसी को कुछ समझा रहे हो, उसको समझ नहीं आ रहा। राइट। दैट इज दिस। ओके। इस तरीके से आप ले सकते हो। तो वीनस आपके लिए प्रतिनिधि हो जाएगा। तो जब वीनस की दशा जब भी कभी भी आपको आएगी, केतु पर वीनस की दशा आएगी, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होगी? आपको मैरिज लाइफ में हो सकती है, या जैसे आपका केतु लगन का लॉर्ड है और 8वें घर का लॉर्ड है। ठीक है। आपका कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ कहीं पर आपने, या आपको इनहेरिटेंस का इशू, अभी चलो इनहेरिटेंस मेरे को मिलने वाला, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। राइट। इस तरीके से आप देख सकते हो इसको सही। बाई दिस। धन्यवाद।
और कुछ, और कोई? और कोई किसी का नहीं? चलो आगे चलते हैं। अब ऐसा है कि आप लोगों ने सबने सुना होगा कि एग्जाल्टेशन और डेबिलिटेशन। सबको, किसको किसको पता है एग्जाल्टेशन और डेबिलिटेशन के बारे में? सर पता तो है, पर हमें ये पता है कि आप उससे बहुत कुछ अलग हटके बताओगे। तो सर मतलब कहा तो ये जाता है कि एग्जॉल्टेशन का मतलब ये है कि वो ग्रह अपना जो कारक तत्व मतलब खुश है वो बेसिकली, और अपने पूर्ण रिजल्ट देने में सक्षम है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ अलग थ्योरीज भी हैं, जैसे ये कहा जाता है कि किसी की कुंडली में भी गुरु का उच्च होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में गुरु जब उच्च का होता है तो वो पिता के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो नवम भाव से अष्टम होता है, जैसे श्री राम की कुंडली में था। तो इसके ना कुछ मतलब एक ऐसा कोई सॉलिड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कुंडली टू कुंडली वो हो सकता है मतलब फलित अलग हो जाए, पर फिर भी मतलब आप ही बताइए अब। ये देखो जी, जो मेरे को जितना नॉलेज है, जो मेरे को जितना आता है, मैं सूर्य को फर्स्ट हाउस में एग्जाल्टेड इसलिए बताया गया क्योंकि एक आत्मा जो जन्म लेती है उसका जो मेन मुद्दा होता है वो होता है कि मेरे को मोक्ष की तरफ जाना है, मुझे मोक्ष लेना है। तो उसके लिए उसको कर्म करना पड़ता है, जलना पड़ता है, तप, तप का जो आप मतलब समझते हो, तप तप करना पड़ता है उसको। इसीलिए सूर्य 10वें घर के अंदर दिग्बली होता है। तो उच्च का सूर्य अच्छा नहीं होता, उसको दुनिया के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे कोई, आप आजकल की तो आप बात छोड़ ही दो, जो पुराने जमाने में जो राजा थे, जब कभी प्रजा को दिक्कत आती थी तो वो उनके लिए अपने खजाने, फूड का जो भी था उनका, वो सब उनको हेल्प करते थे जितना, तभी उनको मान मिलता था कि वो एक अच्छे राजा है। तो सूर्य इसीलिए फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है। सूर्य को भी क्या चाहिए? नौकर चाकर चाहिए। सूर्य के साथ स्थान किसका होता है? रानी का। तो रानी दूसरे घर में, चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा उच्च का दूसरे घर का मतलब आपको जो राजा है या रानी है या जो आप हो, आपको फूड हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए। स्टेल फूड हमेशा आपकी सेहत के लिए खराब होता है। 3 डिग्री के ऊपर। अब इसको अब मैं अगर नवांश में तक ले जाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा जी। केतु के तीसरे नक्षत्र में सूर्य उच्च का होता है 10 डिग्री पे। अगर वो आप नवांश देखोगे तो तीसरा नवांश है। ठीक है। एक सोल को एफर्ट करने थी, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ एफर्ट्स, उसको एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने मोक्ष के लिए। मून जो है वो 10वें नवांश में उच्च का होता है। ठीक है। तो 10वां नवांश तीसरे से 8वां पड़ता है। कर्म, कर्म के घर में जाके चंद्रमा उच्च का होता है कि अगर आपकी सोल प्योर है और अगर अगर आपके कर्म प्योर है, तब जाकर के आपको मोक्ष की संभावना बन सकती है। फोर्थ हाउस में जुपिटर इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जो इंसान जन्म हुआ है, जितने अच्छे संस्कार उसको मदर दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। जुपिटर उच्च का होता है तो उसके फादर की आयु लंबी होती है, ना कि उसको कोई प्रॉब्लम होती है। 8वें घर का जुपिटर होगा आदमी, तो ऐसे लाल किताब में ऐसा बोला गया है कि जिसमें 8वें घर में बृहस्पति होता है, वो जिसके सराहने जाके बैठ जाए उस आदमी की मृत्यु नहीं होती जब तक वो वहीं बैठा रहेगा। लाइक आई हैव जुपिटर इन द 8th हाउस। मेरे फादर को अटैक हुआ था, तो जब तक मैं हॉस्पिटल में रहा उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, वो सांस लेते रहे। देन आई आस्क्ड समवन कि मुझे क्या करना चाहिए। ही सेड डू दिस रेमेडी, राइट। वो जैसे ही रेमेडी करने के लिए मैं हॉस्पिटल की बाउंड्री से बाहर निकला, थोड़ा सा आगे गया तो मेरे को कॉल बैक आ गया, इज डेड। तो बृहस्पति अगर उच्च का है किसी के चार्ट में, तो उसके फादर जिसके पास जाके बैठ जाएंगे उसके प्राण नहीं छूटेंगे जब तक कि वो वहां पर बैठे रहेंगे।
बट अगर उसकी लिखी है तो उनको वहां से किसी ना किसी वे में हटना पड़ेगा। नहीं सर, ये आपने ये बोला कि जिनके चार्ट में 8वें में बृहस्पति हैं उनके फादर बैठ जाएं या वो खुद बैठ जाएं? खुद खुद खुद। अच्छा। तो बृहस्पति चार के अंदर उसको आम लोगों के बीच में जाके काम करना पड़ता है, जैसे कि हमारे जो है पंडित जी, ठीक है, पंडित जी को आप घर पे बुलाते हो, उसको बृहस्पति बोलते हैं ना, उच्च का बृहस्पति है, पंडित जी कोई काम करना था बृहस्पति के थ्रू करो। तो उसको हम अपने घर में बुलाते हैं कि आज जो हमारे घर में पंडित जी से काम करना है, पूजा करनी है, हवन करनी है। वो बेचारे धोती पहनी होती है, सिंपल सा घर होता है उनका, वो आपके घर पे आके पूजा सब करते हैं, जो आप देते हो चुपचाप लेके चले भी जाते हैं। अब आज की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आज तो चलो रेट तय फिक्स हो गए सारे, बट फिर भी उसको आना पड़ता है। तो ये बृहस्पति चार है, आशीर्वाद है उसको। शनि सप्तम में इसलिए उसका होता है कि जब आपकी शादी होती है तो शादी आपकी तभी चलती है जब तक आपके अंदर पेशेंस है। जब आपके अंदर पेशेंस खत्म हो जाएगा तो आपकी शादी का कोई मायने है नहीं, वो आप निभा रहे हो, वो एक अलग मैटर है। वैसे भी राजा का सिंहासन है फर्स्ट हाउस में, तो उसके सामने उसको नौकर, उसके सामने हमेशा नौकर ही होते हैं, राजा से ऊपर तो कोई होता नहीं। तो शनि वहां पर सप्तम हाउस में उच्च का है, नौकर तो वो है। बेसिकली शनि आपकी कोई भी आप मैरिज पार्टनरशिप ले लो, आप वैसे पार्टनरशिप ले लो, आपका डेली मरेगा इनकम, जब तक आप इनकम से सेटिस्फेक्शन आपके मन में नहीं आएगा, आप जितना 1000 रुपए कमा लो, 10,000 कमा लो, करोड़ रुपया कमा लो, लाख कमा लो, अगर आप में पेशेंस नहीं है ना, तो आपका वो लाख करोड़ रुपया कमाएगा एक दिन का बेकार है। यू नीड पेशेंस ओवर देयर, बैलेंस चाहिए आपको वहां पर। बैलेंस शनि कर्म का कारक है, बैलेंस किसमें चाहिए? आपके कर्म में और आपकी मैरिज लाइफ में, ताकि दोनों एक बैलेंस होके चले। कोई भी जिसमें अगर मान लो आप काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो और अपनी मैरिज लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो डे वन डे और अनदर डे इट हैज टू गो, मायने खत्म हो जाते हैं। और अगर आप अपनी मैरिज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और काम पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तब भी एक वन डे यू हैव टू लूज। सो बेसिकली इट इज बैलेंस ओवर देयर। शनि पेशेंस चाहिए आपको, बैलेंस चाहिए। 8वें घर में चंद्रमा इसलिए नीच का होता है कि 8वां घर है आपकी इनहेरिटेंस, और चंद्रमा जो है वो है व्यापारी। तो चंद्रमा 8वें घर में उसको हमेशा रहता है कि मेरे पास, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, खाना पीना, मतलब खराब खाना पीना। 8वें घर का चंद्रमा हो या 8वीं राशि का चंद्रमा हो, आदमी को आप देख लो, झूठ बोलने का आदि तो उसको सब कुछ होगा, फिर भी बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है यार। ये उसको कर से 8वें घर में चंद्रमा को झूठ बोलना, हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब अपने आप ससुराल से कह लो, अपने मायके से कह लो, मैं मिलता रहे मेरे को कुछ ना कुछ, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद वो अनसेटिस्फाइड है। मंगल का 10वें घर में उच्च का होना, मतलब मंगल जो है धनिष्ठा में उच्च का होता है, अपने ही नक्षत्र में, शत्रु के घर में अपने ही नक्षत्र में उच्च का हो रहा है। तो वो कहता है भैया मेरे को कोई भी टास्क दे दो, आई डोंट केयर। अब गुंडा ले लो आप, गुंडे भी मंगल है, सेना भी मंगल है, पुलिस अधिकारी भी मंगल है, ये सारे मंगल है। अब आप इनको कोई टास्क दे दो, क्या ये मना करते हैं क्या? नहीं मैं नहीं करूंगा। गुंडे को बोल दो जाके भैया इस मिनिस्टर को मारना है, वो ले लेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, आई विल किल हिम, इट डजंट केयर। ये पीछे भी राजस्थान में आना था ना, कौन था वो, करनी सेना का प्रधान था, पता नहीं कौन था, जिसको उसके घर में घुस के मारा था। ये साल 1.5 साल पुरानी बात है, मेरे को लगता है जयपुर में शायद हुआ था, राजस्थान में हुआ था। तो वो लीडर था, उसको मिलने के लिए आए और उसको वहीं ठोक दिया। ये मंगल है, बद मंगल, खराब मंगल। उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊंगा, मेरे को गुड़े कितना हाथ में ले लिया तो ले लिया। दैट इज वाइट कि आपको कोई भी काम करने के लिए करेज चाहिए। बृहस्पति वहां पर नीच का इसलिए होता है ताकि अगर आप धर्म के नाम पर काम कर रहे हो तो यू आर स्पॉइलिंग यूर बृहस्पति, जुपिटर। आप अपने काम में धर्म का यूज नहीं कर सकते। धर्म का इन द सेंस, जैसे मान लो मैं ब्राह्मण हूं तो मेरे पास कोई आगे, चल हम दोनों ब्राह्मण ब्राह्मण है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है,
और ऐसे ही लोग जो धर्म के नाम पर काम करते हैं, भी तू मेरा गुरु भाई है, तू मेरा फलाना है, तू मेरा ढिमकना है, वही आपका कांड करते हैं, क्योंकि आपको भरोसा होता है। शुक्र 12वें घर में उच्च का इसलिए होता है कि शुक्र 12वां घर जो है वो आपकी मैरिज लाइफ है, प्राइवेसी है। वहां पर मरकरी नीच का होता है कि जब आप रात को सोने के लिए जाते हो और आपकी कंट्रोवर्सी हो रही है बिना बात की, ना लेना ना देना, इसलिए मरकरी वहां पर नीच का कि रात को जब आप सोने के लिए गए हो तो यू शुड स्लीप ओवर देयर। शुक्र रोमांस का कारक है, आप रोमांस करिए और सो जाइए। वहां पर आप बता नहीं सकते भी तेरी बहन ने ये किया, तेरे भाई ने ये किया, आज मेरे साथ ये हुआ। तो दीज आर नॉट द मैटर्स विच आर डन इन दी बेडरूम। दैट इज वाई शुक्र इज एक्साल्टेड ओवर देयर। शुक्र नीच का इसलिए छठे घर के अंदर होता है क्योंकि जब आपकी शादी होती है, शादी से पहले जो भी था लीव इट, आपकी शादी हो गई, उसके बाद शादी किस पे चलती है? शादी चलती है भरोसे पे। जब तक आपको एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, आपकी शादी नहीं चलेगी। आप बीवी पे शक कर रहे हो या बीवी आप पे शक कर रही है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज वाई छठे घर में शुक्र, छठा घर जो है क्लैरिटी का है। छठे घर के जहां पर भी आपका छठा घर मतलब 6 साइन पड़ा है, वर्गो राशि या छठे घर में जो भी राशि आपकी पड़ी है, वहां पर आपको क्लैरिटी चाहिए कि भैया ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं। मेरे को हर चीज का लॉजिक चाहिए इसमें। मतलब आपके कलीग्स आपके नीचे काम करते हैं, आप उसको पूछते ना भी ये गलती क्यों हुई, इसको ऐसे क्यों नहीं किया, ये ऐसे होना चाहिए था, ये तुमने जल्दबाजी कर दी। आपकी काम वाली जो बाई होती है उसको बोलते ना ये बर्तन में साबुन को लगा रह गया, ये कोना खराब को रह गया, हम तुमको पैसे पे करते हैं, राइट। तो वहां पर आपके पास क्लैरिटी है कि मेरे को ये चाहिए, नहीं ऐसा क्यों, ऐसा रीजन चाहिए। और जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको बैलेंस बनाने के विश्वास चाहिए। ये नहीं भी तू किसके साथ फोन पे बात कर रही थी, मेरे को अपना फोन दिखा। या बीवी बोले कि हस्बैंड को तुम किसके साथ बात कर रहे थे, फोन दिखाओ। आजकल का जो पहले टाइम तो जो टाइम था, आजकल तो मेल और फीमेल मिल के काम करते हैं। और कभी किसी ने आपको देख लिया भाई ये तो अपने जो कलीग्स है उसके साथ हंस के बात करता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना भाई वो हंस के बात करता तो उसका कोई चक्कर होगा उसके साथ। दैट इज द वीनस 12th हाउस। भरोसा चाहिए। इफ यू कैन ट्रस्ट, आपका मैरिज, कई लोग ऐसे होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता भाई ठीक है उसका काम है, कोई बात नहीं। अगर वो उसके मन में कोई भेद आ गया, ऐसा वो दिमाग खराब हो गया, नहीं यार इसका चक्कर ना हो, तो बिना बात के घर में क्लेश है। दैट इज वाई वीनस इज डेबिलिटेड इन 6th हाउस। मरकरी उच्च का है क्योंकि उसको हर चीज की नॉलेज है कि मेरे को क्यों ऐसा क्यों। अब देखो ना वकील जितने भी हैं, वकील हो गए, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, और वकील, वैसे वकील और डॉक्टर ही आते हैं इसमें छठे घर में। आप डॉक्टर को देख लो, आप वकील को देख लो, उसको हर तरह का पता होता है कि इस रूल के मतलब इस केस में ये क्लास है, ये धारा लगेगी, इसमें ये धारा लगेगी। किसी को फंसाना हो तो वो धारा और जोड़ दे, ये धारा जोड़ दे, ये बाहर ही नहीं आएगा। बताइए उसने किया कि नहीं किया। वकील के पास, डॉक्टर के पास हर चीज का इलाज होता है। छठा घर 6th हाउस। इसलिए चंद्रमा छठे घर में चला जाए तो आदमी बोलता है यार मेरे पास हर, उसको छोटी छोटी चीज का ज्ञान होने की वो होता है कि मेरे को इस बात का भी पता होना चाहिए, इस बात का भी पता होना चाहिए, ये भी नॉलेज चाहिए। इस तरीके से आप एग्जाल्टेशन और डेबिलिटेशन D1 में काम नहीं करती इतना, वो किसी और वर्ग का चार्ट में काम करती है। इसके बेसिक रूल्स हैं भी। आपने जैसे देखा भी, आपका सूर्य उच्च का है लेकिन वो उच्च का जाके 25 डिग्री पे हो रहा है, तो वो उच्च का काम थोड़ी करेगा। उसको उच्च का काम करने के लिए 10 डिग्री से नीचे नीचे चाहिए, तभी वो उच्च का काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ये था एग्जाल्टेशन और डेबिलिटेशन। हाँ जी बोलिए बोलिए सर। सर ये डिग्रीज कैसे डिफाइन होती हैं? इस डिग्री पे उच्च का है, इसका कोई लॉजिक मालूम है हमें? इसका लॉजिक सर किसी ने नहीं दिया किसी भी क्लासेस में।
इसका कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा। मतलब 3 डिग्री पे चंद्रमा क्यों हो रहा है, 10 डिग्री पे सूर्य को हो रहा है, इसको आप क्लैरिफाई अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब अपना, मतलब जो एक्सपीरियंस है या जो भी आप कोरिलेट कर सकते आपको हो वैसे ही उसमें आप लिखने के लिए। आपको उसमें रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है। रिसर्च करके निकलेगा आपको कि क्यों इस डिग्री पे ये ग्रह उच्च का इन्होंने बोला है, इससे कम क्यों नहीं बोला, तो उससे आगे क्यों नहीं बोला। ठीक है सर। इसके पीछे कहानी है, कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। ये 5 डिग्री पे बृहस्पति उच्च का होता है, 20 पे शनि, 3 पे चंद्रमा, 10 पे सूर्य, 15 पे जुपिटर, 15 पे बुध, और शुक्र 28 पे ना, शुक्र 27 पे और वो 28 पे मंगल। क्यों? देयर इज समथिंग। अब एक बात आपको और बता देता हूँ, चलो इसका खैर इतना वो है तो मोटिव तो वो नहीं है, बट जब सूरज का ये जो 9 ग्रहों की कैबिनेट बनाई गई है, तो मेन 2 ही ग्रह हैं, राजा और रानी, सूर्य और चंद्रमा। आप देखो इन दोनों के पास एक एक राशि है, तो सूर्य को पंचम हाउस दिया गया, अथॉरिटी का हाउस पंचम हाउस है, तो वो राजा को दे दिया गया। 4th हाउस जो है वो रानी को दिया गया, चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा रानी माँ, वो जो है उसको पालना पोषणा करनी होती है, बच्चे की पालन पोषण करना होता है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया भी सूरज, राजा, रानी आ गई, अभी प्रिंस चाहिए, तो प्रिंस बना मरकरी। तो सूर्य ने उसको अपने से अगला घर दिया, छठा, और चंद्रमा ने उसको अपने से पिछला घर दिया, तीसरा, प्रिंस। अब प्रिंस भी आ गया, तो उसके बाद हमको क्या चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, जो पैसे का लेन देन करता हो, जानता हो कैसे खजाने को संभालना है। तो खजाने का मालिक जो है शुक्र, तो सूर्य से तीसरा शुक्र है, चंद्रमा से पीछे तीसरा जाएंगे तो दूसरा घर शुक्र का है। अब प्रिंस भी आ गया, फाइनेंस मिनिस्टर भी आ गया, अब क्या फाइनेंस को बचाने के लिए हमें आर्मी चाहिए, कमांडर चाहिए। तो सूर्य ने मंगल को दिया 4th हाउस, 8वां घर, इनहेरिटेंस, छुपा हुआ धन। अब खजाने कहाँ रखते थे राजे महाराजे, तो किसी को पता ही नहीं था। तो रानी ने चौथा घर किसको दिया, 4th हाउस से पीछे मंगल को, सेनापति। अब राजा भी आ गया, रानी भी आ गई, प्रिंस भी आ गया, फाइनेंस मिनिस्टर भी आ गया, सेनापति भी आ गया। अब क्या, धर्माधिकारी चाहिए, जो हमें ये बता सके कि हम धर्म का पालन कैसे करें, धर्म पर कैसे चलें। तो सूर्य ने अपने से पंचम में दिया बृहस्पति को, और रानी ने अपने से पीछे पंचम में दिया बृहस्पति को, 12वां साइन, मोक्ष साइन। फिर सूर्य ने दिया नौकर, 11वां घर, और रानी ने दिया नौकर, 10वां घर। इस तरह से ये 9 ग्रहों की कैबिनेट जो है बनाई गई, देवताओं द्वारा, सूरज द्वारा, किसके द्वारा, ये भगवान जाने, ऐसा बोला गया। ये तो मेरी तरफ से तो अभी हो गया कंप्लीट, जो मैंने करना था आज। आपके कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, यू कैन कंटिन्यू। सर एक चीज मैंने पूछनी थी, आपका एक मैसेज जो ग्रुप में आया था कोर्स का, हाँ जी, हाँ जी, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अभी पूछूं या फिर? हाँ, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक्चुअली उसकी टाइमिंग क्या रहेगी कोर्स की? टाइमिंग देखो, जैसे सारे डिवाइड, मैं तो देखो, मेरे को तो, मैं तो फ्री होता हूँ, मैंने तो आपको बताया था कि मैं तो इस कमरे से बाहर निकलता ही नहीं, बहुत कम निकलता हूँ जी। तो मेरे को तो आप सुबह बोलोगे 6 बजे, दोपहर को 10 बजे, 12 बजे, शाम को 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे रात को, मैं तब भी फ्री हूँ, मैं तो फ्री हूँ। और अच्छा। कभी हो गया चलो बिजी हूँ, कभी बाहर गया हूँ, किसी रिश्तेदार के घर में आना जाना पड़ गया तो बात लग गए, अदरवाइज आई एम फ्री। तो आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा टाइम आपको सबको सूट करता है, उस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और तो उसके अंदर जो मैंने लिखा भी है आपको, उसमें से बहुत सारी चीजें जो मेरे दिमाग में आई भी थी, बाद में फिर निकल गई मेरे दिमाग से, तो उसके अंदर एडिशन होगा अभी।
हाँ, मैं वही एक्चुअली पूछने वाला था, अगला सवाल ये था कि उसमें से काफ़ी चीज़ें तो ऐसी हैं जो मतलब एटलीस्ट मुझे थोड़ी बहुत तो पता है, फिर भी आपका तरीका शुरू से अलग ही होगा। लेकिन रिक्वेस्ट ये थी कि कुछ और चीज़ें, और प्लस लास्ट टाइम आपने जो अ, ये नाम का भी बताया था और नंबर का भी बताया था, बेशक कोर्स का फीस आपने बढ़ानी हो बढ़ा लो, अगर वो भी ऐड हो जाए तो थोड़ा-सा मतलब नहीं, वो देखो, वो जो नाम नंबर नाम का है, नंबर का है और ब्लैंक चार्ट है, वो कोर्स अलग है। अच्छा, दैट इज डिफरेंट। ब्लैंक ये जो चार्ट मैंने तो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट में नहीं आएगा क्या? वो अलग नहीं, मतलब किस? इसमें सर देखो इसमें ब्लैंक चार्ट के साथ अगर मेरे को इसमें ब्लैंक चार्ट में नहीं पढ़ा सकता इसमें, क्योंकि ये बेसिक है। आपको नॉलेज है, बट कई लोग ऐसे जिनको नॉलेज नहीं, तो मेरे को शुरू से लेके चलना पड़ेगा सबको, राइट। इट डजेंट मैटर कि किसको आपको आता है किसी को नहीं आता, तो मेरे को उनको आपके साथ लेके पहले उसको उनको आपके लेवल पे लाना होगा। उसके बाद में, इसीलिए मैंने इसको 60+ घंटे लिखा है। बट हो सकता है मेरा ये, जब तक वो इस लेवल पे नहीं आते कि वो उनको समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, तब तक तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो ये ब्लैंक चार्ट, ये नंबर वाला, ये नाम वाला और कुछ ये और चीज़ें डिफरेंट कोर्स है। और नक्षत्र वगैरह कुछ अलग कोर्स होगा आपका? हाँ हाँ, डिफरेंट कोर्स है नाम का। जैसे मैंने अभी रीनव जी का नाम बता दे के इनको बताया, मैंने इनको डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं पूछा, इनको नाम से बताया जो बताया। तो जब उस नाम को करने के लिए आपको ब्लैंक चार्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने तो देखा ही है ना किसी का ब्लैंक चार्ट? अच्छा, आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब तक आपको ब्लैंक चार्ट नहीं आएगा तब तक आप नाम से और डेट से नहीं कर पाओगे। आपको कंजंक्शन आनी चाहिए, कौन सी कंजंक्शन क्या दिखाती है क्या करती है, तो वो सारी मैं आपको उस नाम वाले कोर्स में बताऊंगा। सर कुछ कोर्स की डिटेल्स भी और भेज दीजिए ताकि मैं मतलब डिसीजन ले पाऊँ कि मेरे लिए कौन सा उपयुक्त कोर्स है। हाँ, कोई नहीं, डाल दूंगा, वो भी डाल दूंगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो कोर्स जो है वो महंगा होगा इससे, ये श्योर है। लेकिन उसमें अगर वो कोर्स आप कर लेंगे तो आपको ये इतना जरूर श्योर हो जाएगा कि आपको कौन सा बंदा आपके लिए अच्छा है, कौन सा बंदा आपके लिए खराब है। उसमें 78 ईयर का साइकिल है, उस साइकिल में आपका कौन से साल कैसा जाएगा वो दिखाई जाएगा, उसमें बताया जाएगा। ठीक है, आपके नाम में राहु केतु कहाँ पर पड़े हुए हैं वो दिखाया जाएगा, अगर किसी के नाम के अंदर इंक्लूड होंगे जी। तो वो उसमें सारा कुछ आएगा। उसमें आपके नाम के अंदर एनर्जी क्या है, कौन कौन से ग्रह जो हैं वो मीन है, कौन कौन से ग्रह जो दबे हुए हैं, वो सब उसमें आएगा। तो सर अगर आपके पास समय हो तो एक बार इस कोर्स का भी आप जो अपडेट कर रहे थे वो भी कर दीजिए और उसका भी पूरा डिटेल दे दीजिए ताकि मैं एक बार अच्छे से देख समझ के आपसे बात कर पाऊँ फिर। हाँ, उसमें मैं डाल दूंगा। उसमें देखो, अगर मेरे पास कुछ क्लाइंट्स, अगर कुछ स्टूडेंट्स आएंगे तभी उसको मैं आगे बढ़ा पाऊंगा। समझ गया। तो इसीलिए मैं वेट ही कर रहा था उसका, अभी मैंने उसको भी वो सोचा ही नहीं कि करूँ आगे। फिर भी अगर आप दोनों का अगर एक बार बना के रख लेंगे तो जब भी। लेकिन ये श्योर है कि अगर वो, जैसे आप वो कोर्स अगर आपको कर लेते हो आप, तो कम से कम आपका डेट और नाम सुन के 60 से 70 प्रेडिक्शन कहीं नहीं गई। आप लैपटॉप खोल नहीं, बाद में बोला मैं तेरी डेट ऑफ बर्थ बता, तेरा नाम बता, बात खत्म। जी, सही कह रहे हैं सर। वो सुन के पागल हो जाएगा, अभी तेरे को कैसे पता है। अभी अभी परसों की बात है, परसों मेरे को किसी का फोन आया, मैं 8:30 बजे के आसपास। तो मैं कंसल्टेशन करता नहीं हूँ एट दैट टाइम, बहुत कम चांस होते हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो या अर्जेंसी हो भी दिन में वो नहीं कर सकता, देन मैं करता हूँ। तो फीमेल थी कोई, मैं बड़ी परेशान हूँ, वो बेचारी अपना दुखड़ा रोने लग गई ऐसे वैसा। मैंने उसका नाम पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है, कहती ये नाम है। मैं कहा आपका तो मून राहु का कॉम्बिनेशन बना आपके नाम के अंदर। तो शी वाज स्टंट, कहती आपको कैसे पता, मेरे 12वें घर में मून राहु है। बताओ, मैं उसको उसके नाम से बता रहा हूँ, तेरे नाम में चंद्रमा राहु का, तो चंद्रमा राहु इकट्ठा तो आदमी आपको तो वो लेने देगा ही नहीं, सांस ही नहीं लेने देगा वो। अब आपको पता है मून राहु के क्या सिग्निफिकेशन होते हैं, आप झट से बोल दो उसको, ये है। अच्छा जी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप इमोशनल बड़े हो, नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है। आई डोंट नो योर डेट ऑफ बर्थ। हाँ सर, तो उस दिन के बाद से मैं घर में भी बात ही कर रहा था, जो आपने एक दो चीज़ें और बताई थी, वो टंकी की सफाई और घर के बाहर वो गटर का ढक्कन वगैरह, वो हाँ जी, सारी हाँ जी। चीज़ें वो सही हैं बेसिकली, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट इसमें भी अब साथ जागा है। वैसे तो बड़ा कुछ होता है, लेकिन देखो मेरे को क्या है, मेरा ना
मेरा सिस्टम, मेरा दिमाग चलता रहता है, मेरा कभी किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं रहता। हाँ सर, जुपिटर 8th हाउस में यही काम होता है सर। हाँ, मैं कभी 9th में, कभी न्यूरोलॉजी में चला जाऊंगा, कभी नाम पे चला जाऊंगा, कभी कुछ पढ़ने लगूंगा। तो एक तरह पर मेरा फोकस नहीं है, मेरा एनर्जी का। तो दैट इज वाई मेरे को, अगर मैं एक जगह पे फोकस करूं तो फिर बड़ा कुछ निकल के आ सकता है मेरे पास। पुलकित जी, एक बार आप म्यूट कर लेंगे, वो काफी साउंड से आ रही है आपकी। अच्छा, अभी तो मैंने, आप देखो, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको चेक करना हो तो आप करना, आप देखना, जहां पर भी आपका चंद्रमा पड़ा है, जहां पर भी चार्ट में आपका चंद्रमा पड़ा है, जी उससे 10वें घर में आप बुध को डाल दो और देख लो आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते। सर, मेरा तो चंद्र राहु शुक्र 12वें भाव में है। हाँ, तो 12 में से 10वां 9th हो गया ना। जी हाँ, तो 9th देख लो आपके पास कितनी डिग्री आपके पास है। हाँ सर, एमटेक हूँ। मतलब उसके बाद भी आपका भी 1-2 डिग्री कम से कम और होगी। नहीं सर, मतलब वो बीटेक एमटेक, हाँ मतलब करी हुई है ना। हाँ जी। अब मेरे को देखो, मेरे को तो नहीं पता था आपका चंद्रमा कहाँ है। बुध 9th हाउस में, मतलब मल्टीपल आपको नॉलेज देता है। वैसे आपने बुध 9th हाउस में, वही तो मतलब सीखना जो कोर्स में आप बताओगे, पर 9th हाउस में आपने डाला ही क्यों? सबसे बड़ा दिक्कत ये है, क्योंकि मैं पिछली बार आपने बताया था कि लोग आपसे बात कर रहे थे कि वो गुरु के बारे में कि कारक भाव नाशा है, तो आपने कहा था गुरु जहाँ बैठा है वहाँ, आपने लोगों से कंफर्म भी कराया था जो कॉल में थे कि जिस भाव में बैठा है कोई नुकसान नहीं, लेकिन वहां से चौथे भाव का नुकसान करता है। वो बात सही निकली। ऐसे ही आपने बुध 10वें में क्यों रखा? अब ये चीजें ये सर मेरे को, मेरे मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मैं बहुत चीजें देखता हूँ सर इसके, मैंने सब लिखा हुआ है, मेरा कौन सा ग्रह है किस घर से कहाँ पर रिजल्ट देगा। तो सर एक बार आपको कोर्स अपडेट कर देना, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी डिसाइड करने में। उसमें देखो, जो भी कोर्स मैं करूंगा ना, उसमें ये सब चीजें नहीं आएंगी जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। हाँ, ये जरूर मैं आप इसमें, जैसे आपने बोला कारको भाव नाशे का, मैंने आपको बताया बृहस्पति से 4th में क्यों, राइट, हाँ जी। ये जरूर है। लेकिन जो हिडन प्लैनेट्स है ना, वो मैं किसी को नहीं बता सकता। आई कैन टेल टू एनीवन। रीजन क्या है ये नहीं बता सकता, क्योंकि इसके लिए मेरा बहुत सारा समय गया, बहुत समय गया, सोच के अच्छा हाँ ठीक है, आपका एक्सपीरियंस और हाँ आपका रीजनिंग अपनी, ठीक है, अच्छी बात है सर, जो आपको सही लगे वो पता लगना चाहिए दूसरों को। हाँ, वैसे भी मतलब लोगों को बिना मेहनत के जानकारी मिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो उसका फिर रिगार्ड नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो दैट इज वाई, मतलब ये जो चीजें निकाली है मैंने, हाँ, जो मैंने आपको बोला कारको भाव नाश है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसका रीजन आपको दे दूंगा मैं क्यों ऐसा है। ठीक है। क्योंकि वो मेरे को श्लोक, सिर्फ एक भृगु संहिता से मेरे को एक श्लोक मिला था, उस श्लोक को मैंने आगे रिकॉर्ड कर दिया। जी सर, ठीक है, ये शुक्रिया। सब चीजें मैं आपको दे दूंगा आपका, हाँ, उसके अंदर ये रहेगा। उसमें कुछ आपने कुछ लोग, आप में जो लोग ऐसे हैं जो उस कोर्स में कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, तो मेरे को बता दीजिए, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं मेरे को कुछ और जो लगता होगा मैं लिस्ट आपको भेजूंगा, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि ये कौन से कोर्स। हाँ, मेरे को बता दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं जो मेरे को उसमें मेरे को लगेगा इसको ऐड करना चाहिए वो मैं कर दूंगा, क्योंकि बेसिकली इसको मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक लिखूंगी। देखो, बेसिक का मतलब ये नहीं होता कि आपको राशि आ गई, आपको हाउस आ गया, हाउस को मिक्स कैसे करना है। हाँ सर, हर एक पर्सन का समझाने का तरीका अलग होता है, तो जितनी पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ, आप सही कह रहे हैं। मतलब ये है कि जैसे आपको बोला कि आपके फादर की प्रॉपर्टी का हाउस कौन सा है, आपको पता होगा, बट बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा। जी। राशि का क्या मतलब है, राशि क्या करती है, पता ही नहीं, तो कई लोगों को नहीं पता। तो वो सब, उनको सब पहले समझाना पड़ेगा कि ये राशि इस तरह दिखाती है। अब मेष राशि जहां पर भी आपके चार्ट में रहेगी, वहां पर आपको बेसिक नीड की जरूरत है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेष राशि आपके चार्ट में जहां पर भी पड़ी है, वहां पर आपकी नीड्स जो है वो बेसिक है, कि मेरा ये काम चल जाए। मतलब सेकंड हाउस में मेरे को यार खाने को खाना मिल जाए, बस। हाँ, मतलब छप्पन भोगनी चाहिए, बेसिक चीज पूरी हो जाए, समझ गया, बस बेसिक नीड आपकी। 4th हाउस में ऐसी, तो उसको बोला, उसको घर में, यार मेरे घर में कूलर है, चल जाएगा, मेरे को एसी नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए, उसका चल ठीक है, जो है ना, बस बात खत्म। बेसिक है वहां पर, आपकी लाइफ बेसिक है, जहां पर भी एरीज राशि है। अब ये किसी को, मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता। हाँ सर, ये तो नहीं सुना कभी भी, सही बात है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था सर कि ये ना
जैसे हर पर्सन की अपनी अलग डिपेंडेंसी होती है कि किस टाइम वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो हाँ मैं अभी जैसे मेरे को करना भी है कोर्स, लेकिन टाइम कुछ ऐसा डिसाइड हो कि मैं नहीं आ पाऊँ, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैं वीकेंड्स की रात को नहीं आ सकता हूँ, ओके, तो इसलिए मैंने पहले इसलिए पूछा था आपसे। वो तो चलो डिसाइड कर लेंगे। अगर कोई बाई द वे किसी वजह से नहीं आ पाता तो तो आप उसके लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट करेंगे ना उसके लिए। अब ये थोड़ी ना कि वो ग्रुप में नहीं आ पाया किसी वजह से या तो तो आपकी फिर रिकॉर्डिंग्स कोई मतलब कुछ लोग तो जैसे आप फेस टू फेस बात करते हैं तो उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं, कुछ आपसे खाली रिकॉर्डिंग्स परचेज करने उस कोर्स की फॉर एग्जांपल, हाँ वो चीपर हो जाएगा थोड़ा सा उनके लिए। हाँ और बाद में अगर मौका लगे तो आपसे बात कर लेंगे चीपर किसी। चूपर वाला देखो, चीपर वाला काम मेरे पास तो भैया मैं आपको सही बताऊं, मेरा मेंटेलिटी है, जो मेरे सोचने का तरीका है, जो मेरा काम मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने इससे बोला सर कि मैं कहीं क्योंकि पढ़ भी मैं रहा था कि उसमें ये लिखा था कि जैसे कुछ लोग जो आपसे लाइव कोर्स करते हैं वो अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें वो आपसे मतलब डायरेक्ट बात नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मतलब लोग मतलब आपको सुनना चाहते हैं इसलिए परचेज कर रहे हैं वो, पर आपसे बात नहीं हो पा रही तो इसलिए आप ये देखो साहब जी, मैंने पता नहीं कितने कोर्स कितनी जगह से किए, ठीक है, हमने मोटी मोटी रकम भरी है, बिल्कुल सही। 40,000 35,000 रुपया हमने कोर्स कर लिया, ठीक है, तो लाइव सेशन भी कर लिए, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने पहले जो लोगों ने आपने 40 40 35 35 हजार रुपया भरा आपको, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद वो कोर्स को आप आधी कीमत में दे दो, तो मतलब जिन्होंने फिर पहले आपसे बात हुई नहीं हुई तो उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अगर आप उस कोर्स में पढ़ा नहीं रहे ना। जैसे अभी आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ तो जो मेरे मन में आया मैंने पूछ लिया, लेकिन कोर्स हाँ का रिकॉर्ड हो गया तो उसमें तो वो रिकॉर्डिंग मिलेगी उसको, वो पर्सन के मन में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन वो आपसे पूछ नहीं पाएगा उस टाइम। ये डिफरेंस है। हाँ, नहीं वो तो चलो, वो जो कई लोग ऐसे भी हैं जो उसको लेके Q&A करते हैं, जो नए स्टूडेंट के साथ जुड़ते हैं, अब भैया सर मेरा तो ये सुझाव था, वो तो आपको आपका कोर्स है, आपको हाँ, सही लगे वो आप बिल्कुल बेशक बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसीलिए मैंने वो कोर्स करने बंद ही कर दिए, मैंने करना ही नहीं भैया, रहने दो। आज आप 40 40 50 हजार रुपए ले रहे हो, कल को आप वही कोर्स 20,000 में बेचेंगे, तो 20,000 बेचेंगे तो ले लेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिसने सीखना होता ना, आप यकीन मत मतलब यकीन पता नहीं आपको आएगा कि नहीं आएगा, मैंने इतने सारे कोर्स किए हैं, उस कोर्स के जो जितने भी कोर्स मैंने किए उसमें से मेरे को सिर्फ, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को कम से कम 8 से 10% नॉलेज मिली सारी टोटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो ठीक है। के एन राव साहब ही बोलते हैं, जब आप कोई चीज सीखो ना तो पहला तो होता है अध्ययन, फिर होता है मनन, उसके ऊपर सोचना, और फिर होता है साधना का लेवल जो आपको इंट्यूशन से आता है उसके बाद तो। उसके बाद जितना भी जो रिसर्च वर्क है, जो भी मैंने किया, वो सारा मैंने खुद किया है। अब मेरे को पता नहीं, मेरे को देखो अब मैंने एक लेक्चर आपको दिया, जी, इसमें से आप कितनी बातें याद रख लोगे, इस टाइम तो 4-5 याद रही सर जो आप आज बताए। बस। तो उसके बाद जो चीज आप खुद रिसर्च करोगे, जो आप खुद ढूंढ पाओगे ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे, ये बात तो है बिल्कुल क्योंकि आपको पता है उसको मैंने कैसे निकाला है। दिस इज द रीजन, दैट इज वाई मैं अभी कोर्स लेता ही नहीं किसी के। आई डोंट गो, मतलब सही। फोन आते हैं और वहां से बोल रहे हैं आप कोर्स ले लो, मैंने कहा मैंने आपको फोन किया कि नहीं, तो फिर बंद करो भाई। समझ गया सर, ठीक है। हाँ मैं आपको जो मुझे थोड़ा सा और टॉपिक्स हैं वो आपको लिख दूंगा, अगर आपको लगे हाँ करने तो आप कर हाँ दीजिए। हाँ, जो भी आपका जिसका भी जो रिक्वायरमेंट, जो उसके अंदर आप कोई मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, 2 3 चीजें हैं जो मैं उसमें नहीं ऐड कर पाया। एक तो उसमें से आज मैंने आपको पढ़ा ही दिया, नवतारा, जो बहुत लोगों को नहीं पता, हाउ टू फाइंड कि आपको कौन सा रिलेटिव आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, कौन सा ग्रह आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट, उसका एक नेचर है, उसको आप देख सकते हो। तो मेरा तो कोशिश होता कि मैं जितना इसको कवर कर पाऊँ तो उतना मेरे लिए अच्छा है, दैट इज वाई। ठीक है सर, थैंक यू। एनीवन और कोई? नहीं सब ठीक है सर, ਵਧੀਆ जी, चढ़ती कला। हाँ जी रीनू जी बोलिए। सो मेरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, आप जी बोलिए। बताना चाहे तो। एक तो आपने अभी बोला कि आप ज्यादातर एक कमरे में बंद रहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी भी क्या केतु की महादशा चल रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी केतु की निकल चुकी, मेरी केतु की आई नहीं है, मेरी अभी एक्चुअली आई? राहु की महादशा चल रही है। ओके। ਸਰ ਮੇਰੀ ਵੀ तो ਰਾਹੂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਾ। नहीं, मेरी राहु की महादशा है, तो राहु ओके मेरा 12th हाउस में है। ओके ਮੇਰਾ ਸਰ दैट इज 4th वाई ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
पाइसी। दैट इज व्हाई आई एम इन द 12th हाउस। ओके, मेरा ना समझ गया समझ गया समझ गया। और दूसरा मेरा आपने 4th हाउस। वो आपने आपने वो बताया शनि वाला, जो जहाँ पे ग्रह उच्च का होता है, कि पेशेंस पे 7th हाउस में उसको, तो उसको पेशेंस रखना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर से और दूसरी जगह से। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जब सपोज मान लो शनि को जगह तो अच्छी मिल गई अपने हिसाब से, बट वो जो कंफर्टेबल नहीं होगा, शायद चंद्र की राशि में या किसी और राशि में होगा उधर 7वें घर में, तो उसमें आप कैसे देखते हो शनि को? देखो, चंद्र की राशि में है अगर वो सातवें घर में, तो वो आपको 7वें घर में ना विष योग बन जाता है उसका, चंद्र के घर में, चंद्र का घर है हम्म ना, हम्म तो वहां पर आपको टेंशन रहेगा, ओके डिप्रेशन ओके रहेगा किसी ना किसी बात को लेकर के। ओके ओके। सो राशि अपना कुछ छोड़ेगी, हाँ, अपना अपना कुछ जो भी तत्व है राशि उस का वो उसमें अपने। उसमें ये भी आ जाएगा कि हो सकता है आपका जो इमोशंस है मैरिज को लेकर के ना, वो इम्बैलेंस रहेंगे, कभी पॉजिटिव हो जाएंगे, कभी नेगेटिव हो जाएंगे। हम्म तो हम्म उसमें जो एक विश्वास, अगर कभी देखो, कभी ऐसा होता है कि आपको पूरा विश्वास होता है, पर समटाइम कोई इंसिडेंट ऐसा होता है कि आपका विश्वास डगमगाने लगता है, नहीं यार कहीं हाँ ये गलत तो नहीं है। हम्म दैट इज व्हाट द कैंसर इज, इमोशन होगा उधर। इमोशंस। ओके। और शायद उसमें एक और जोड़ लीजिए कि शायद अपन ऐसे देखें कि शनि लग्नेश हो तो। और लग्नेश हो गया आपके 7वें घर में आके बैठ गया, तो यू वांट टू कंट्रोल द इमोशंस ऑफ योर वाइफ। हम्म आप उसको लॉजिकली, बहुत बढ़िया। आप उस पे इमोशनल नहीं जाओगे, आप लॉजिकली जाओगे कि इसका मतलब क्या है, व्हाई इज हाँ दिस हैपनिंग। हाँ, बड़े बिकॉज पहला घर इन्वॉल्व हो गया। पहले का लोड 7वें में, तो वो कहता है कि मैं शादी मेरे हिसाब से चलेगी, आई वांट टू कंट्रोल द मैरिज, आई वांट टू कंट्रोल द पार्टनरशिप। मैरिज। और यही 7th लॉर्ड लगन में चला गया, तो आपका सामने वाला कहेगा कि आई विल कंट्रोल यू, आई एम गोइंग टू, आपको लगता है तो चलो, नहीं तो भैया छोड़ दो। बढ़िया। दैट इज व्हाट। सर मेरा एक क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਚੰਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। रोना पैंदा है, देखो जी, चंद्रमा ਵਪਾਰੀ है, ठीक है। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ 5th ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ 7th ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਾ 12ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ, ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਂਸੂ ਮੰਗਦਾ, ਰੋਣਾ ਪਊ। ਬਸ ਉਹ ਰੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 4th ਹਾਊਸ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ 4th ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚੰਦਰਮਾ ਕਦੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਤੱਕ, ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਦੀ ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਵੀ ਆਂਸੂ ਆਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ। ਆਂਸੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਕੀਨ ਤੇ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਮਕ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਨਮਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਘਰੋਂ ਰੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਘਰੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ, 5th ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਏਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਭਰਨੀ ਨਛੱਤਰ 'ਚ। ਏਰੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੇਨ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੇਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਏਰੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਸ ਆਹੀ ਸੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਚੰਗਾ ਚਲੋ, ਸਰ, ਕਰੀ ਤੈਨਾਂ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ।
ऑफ करें फिर सेशन आज का? अच्छा लगा? जी सर। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया लग गया जी। ठीक है सर, ठीक है, चलो। तो आपका कोई रिक्वायरमेंट है कोर्स के अंदर, आप करना चाहते हो, लेट मी नो इन द ग्रुप। सो जो मेरे को लगेगा अच्छा मैं कर सकता हूँ तो मैं उसको ऐड कर दूंगा उसमें, नो वरीज। जी सर, शुक्रिया। नहीं सर, ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। मालक दी इच्छा जी, कोई कह नहीं सकते। नहीं, बता तो सभी देते हैं, जो भी पूछते हैं उसके बाद में जो ना भी वो भी बता ही देते हैं, सो चलो, ठीक है, हैव नमस्कार ए गुड डे, गुड ठीक, नाइट। आपको। गुड नाइट सर। नेक्स्ट देखते हैं। तो आई मेरे हिसाब से मैं 15 जुलाई के बाद शायद कोर्स शुरू करूंगा। आई विल ठीक है जी। पॉसिबल। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, नमस्ते। ओके जी, बाय बाय, ठीक है, सत श्री अकाल जी। गुड नाइट।